अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चंस कहते हैं, किए भी हैं कि मैच ही देखते रहे हैं। हाँ जी, एक्टिविटी बेस्ड एग्जांपल्स किए हैं। एग्जांपल वन में पूछी हुई थी। अच्छा, बिजनेस करता यह है कि प्रोडक्ट्स को पेंट करके देता है। 3 कस्टमर्स हैं, उन तीनों के 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, G101, 102, 103। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की 3 आईकैप की बुक की एग्जांपल्स थी, वो मैंने आपको सॉल्व करके भी फाइल दी थी। वो 3 सवाल करने को कहा था। तो 101, 102, 103 3 प्रोडक्ट्स हैं और ये बिजनेस इनको पेंट करके देता है। तो इस बिजनेस का डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? पेंट। डायरेक्ट लेबर क्या होगा? वो वर्कर जो पेंट कर रहा होता है, और उसके अलावा बाकी सब ओवरहेड्स। तो पेंट कितना लगता है, लेबर कितनी लगती है और ओवरहेड्स कितने लगते हैं, ये सब मिला के रिक्वायर्ड है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो ईच प्रोडक्ट पे पेंट कितना लगेगा बताया हुआ है दूसरे टेबल में, आखिरी लाइन। लेबर कॉस्ट कितनी लगेगी, एक बंदे की पर आवर वेज बता दी, और उसका टाइम कितना लगेगा ये भी बता दिया। तो उस टाइम से मल्टीप्लाई किया है। 45 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, 45/60 से क्यों किया है? क्योंकि 45 मिनट्स हैं और 86 पर आवर है। तो 45 मिनट्स को आवर बनाने के लिए 45/60। पेंट जिन्होंने भी किया है, पेंट कॉस्ट और अटेंडेंट की वेजेस में कोई मसला? किसी को कोई मसला नहीं किया यार सवाल? किसने किया? सच्ची सच्ची? चलें ठीक है, माशाल्लाह। बाकियों को मौत ही पड़ती होगी तो नहीं करते होंगे, वरना तो दिल के बुरे नहीं है। ओवरहेड्स हैं 3। इन तीनों को किस बेस पे बांटना है वो भी बताया हुआ है। बैचेस ऑफ पेंट का मतलब है कि जो पेंट करना है कितने बैचेस में होगा। बैचेस जैसे समझ लीजिए, जैसे अगर मैंने 600 स्टूडेंट को पढ़ाना है और 100 स्टूडेंट्स एक बैच में है, तो मैं 600 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं 6 बैचेस को पढ़ा रहा हूं। एक वक्त में जो काम किया जा रहा होता है ना, जैसे अगर एक वक्त में कढ़ाई में अगर 10 समोसे तल रहे हैं, तो वो 10 समोसों का एक बैच है, क्योंकि जो आग इस्तेमाल हो रही है, जो तेल इस्तेमाल हो रहा है, वो एक वक्त में उन 10 समोसों पे इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक बैच होता है। तो नंबर ऑफ बैचेस की रेशियो में बांटना था, वो दिए हुए हैं 10, 8, 6। इलेक्ट्रिसिटी पेंट के कोट्स पे, पेंट का कोट से मुराद ऐसी है कि एक वक्त में जो इस पे ब्रश मारा या स्प्रे मारा वो एक कोट है, फिर दोबारा जब करेंगे तो ये एक कोट हो गया, फिर दोबारा किया दूसरा कोट हो गया। तो नंबर ऑफ कोट्स की बेस पे बांटना है। अच्छा, नंबर ऑफ कोट्स कितने? पहले पैराग्राफ में बताया हुआ है कि एक प्रोडक्ट 101 के 6 कोट होते हैं, तो टोटल कितने बने? एक यूनिट पे 6 कोट होते हैं इनटू 500 यूनिट। इसी तरह तीनों प्रोडक्ट्स के टोटल कोट्स आ जाएंगे और उसकी रेशियो में इलेक्ट्रिसिटी को बांटेंगे। और बिल्कुल इसी तरह पेंट रिफिल करने का खर्चा नंबर ऑफ लीटर्स की बेस पे रेशियो बांटना है। एक के लिए कितने लीटर लगेंगे वो पहले टेबल में बता दिया, और टोटल लीटर्स निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ये था जी एग्जांपल 1। आपने इसमें जो और पूछना है पूछें। एग्जांपल 1 किसी ने की हो और उसको कोई और मसला है तो बताएं, कोई मसला नहीं। एग्जांपल 2, इसमें मसले होंगे नहीं है? कोई मसला नहीं एग्जांपल 2 में? नहीं किया सवाल। एग्जांपल 2 में, अच्छा ये मैंने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में पढ़ाया था कि ये जो हम ओवरहेड बांट रहे होते हैं उनको इस चैप्टर में कॉस्ट पूल कहते हैं, और जिस बेस पे बांट रहे होते हैं उसको कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। तो ये 5 किस्म के ओवरहेड दिए हुए हैं और रिक्वायरमेंट में पूछा हुआ है कि ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एक प्रोडक्ट का। इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे, लेकिन सवाल सिर्फ एक प्रोडक्ट का पूछा है। अब तक जितने सवाल कर रहे थे, चाहे पिछले चैप्टर के हों चाहे इस चैप्टर के हों, एक टोटल खर्चे को मिसाल के तौर पे मैं परचेजिंग कॉस्ट ले लेता हूं। अच्छा, जो परचेजिंग कॉस्ट है ना, ये हम लोग इन्वेंटरी मैनेजमेंट में दोबारा पढ़ेंगे डिटेल से। कितनी है? 7.5 लाख। इसको बांटना किस बेस पे है, यानी कॉस्ट ड्राइवर क्या है?
नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। परचेज ऑर्डर समझते हैं क्या होता होगा? परचेज ऑर्डर, जब कस्टमर कहता है ना सप्लायर को कि मुझे इतनी चीजें चाहिए, तो ये वो ऑर्डर दे रहा है, ये परचेज ऑर्डर है। तो साल में जितनी दफा, महीने में, साल में, महीने में, महीने में नहीं, साल में जितनी दफा ऑर्डर दिया होगा, ये वो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स दिए हुए हैं। कोई बात नहीं, वो तो R1 का मंथ ऑफ जुलाई दिया हुआ है ना, बाकी जो ऊपर डाटा है वो R1 का नहीं है। ये जो ऊपर टेबल में डाटा है ये R1 का डाटा नहीं है, हो सकता है R1 का हो, लेकिन ये पूरे साल का डाटा है। हमें नीचे जो दिया हुआ वो एक महीने का डाटा दिया हुआ। ये जो बिजनेस है ना, ये R1 की तरह के और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है। ये जो टेबल में डाटा दिया हुआ है, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि R1 का पूरे साल का डाटा है, और ये भी कह सकते हैं कि पूरे साल का बहुत सारी चीजों का डाटा है। वैसे उसने लिखा हुआ है R1, लेकिन अगर ना भी लिखा होता तो पूरे साल का डाटा दिया हुआ है। जबकि रिक्वायर्ड क्या है, जो जुलाई के महीने में इंफॉर्मेशन दी हुई है, जुलाई के महीने की इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो इसकी हमें बेस पे R1 के एक यूनिट की ओवरहेड कॉस्ट निकालनी। अच्छा, अगर आप ये जो ऊपर टेबल दिया हुआ है ना, आप इसको जो मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर उसके लिए आप ये भी कह देना कि ये सब प्रोडक्ट्स का पूरे साल का डाटा है, तो भी वो बात समझ आ जाएगी जो बताना चाह रहा हूं। पहला टेबल आप समझ लीजिए पूरे साल का बस सारे प्रोडक्ट्स का डाटा है। हम लोग अगर इसको सब प्रोडक्ट्स में बांटते तो R1 और बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, बेशक एक महीने का डाटा दिया हुआ, लेकिन मैं कह रहा हूं फर्ज करते हैं ऊपर वाला टेबल सारे प्रोडक्ट्स का पूरे साल का, तो हम इस 7.5 लाख को इन सब में कैसे बांटते हैं? लिखा हुआ है कि किस रेशो में बांटना है? परचेज ऑर्डर की रेशो में। तो इन सब में कैसे बांटते हैं 7.5 लाख को? 7.5 लाख को डिवाइड करते इन सब के परचेज ऑर्डर के टोटल से और मल्टीप्लाई करते हर एक से अलग अलग। तो टोटल परचेज ऑर्डर दिए हुए नीचे 2.5 लाख नहीं 15,000। इसके लिए क्या करूं? इनटू 25। तो इसी तरह से हर खर्चे के साथ ऐसे ही करना है, क्योंकि हमने सिर्फ ये कैलकुलेट करना है, अपोर्शनमेंट की है, टोटल से डिवाइड, लेकिन R1 के जो पर यूनिट दिए हुए, पर यूनिट नहीं सॉरी, इस एक महीने के दिए हुए उनसे मल्टीप्लाई, ताकि R1 का उस एक महीने का डाटा निकले। देखें, इनको आपने प्रोडक्ट्स मानना है, प्रोडक्ट्स मान लें, चाहे आप ये कह लें कि ये R111, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये पूरे साल के R1 की है। हम इसमें से अगर इसकी बात करें तो इसको इन सब में बांटेंगे ना, तो कैसे बांटेंगे? टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय पूरे साल के परचेज ऑर्डर्स इनटू इस महीने के परचेज ऑर्डर। यही किया हुआ है हर खर्चे के साथ, हर खर्चे के साथ इसी तरीके से ही बांटा हुआ है। सेटिंग कॉस्ट को बांटना है बैचेस प्रोड्यूस्ड, यानी नंबर ऑफ बैचेस। अभी मैं पहले बात कर रहा था कि अगर मैं 600 स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं और एक बैच में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो कितने बैचेस? 6 बैचेस। तो दूसरे टेबल में लिखा हुआ है कि पूरे महीने में R1 के 15,000 यूनिट्स बने और एक बैच में 100 यूनिट्स होते हैं, तो नंबर ऑफ बैचेस कितने हैं? 15,000 डिवाइड बाय 100। तो सेटिंग कॉस्ट को नंबर ऑफ बैचेस की रेशो में बांटना। अच्छा, हो सकता है किसी मासूम बच्चे को लगे कि नंबर ऑफ बैचेस कहां लिखा है? बैचेस प्रोड्यूस की रेशो में बांटना है, मतलब कितने बैचेस प्रोड्यूस हुए, तो नंबर ऑफ बैचेस। नंबर ऑफ बैचेस कैसे निकाले? या नंबर ऑफ बैचेस ऐसे निकाले कि जुलाई के महीने में टोटल यूनिट्स R1 के कितने बनाए, आउटपुट मतलब जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए, दूसरे टेबल में कितने यूनिट्स बनाए? 15,000। इसी से अगली लाइन में लिखा हुआ है कि एक बैच में कितने यूनिट्स बनते हैं? 100। तो टोटल कितने बैचेस बने होंगे? डिवाइड कर देंगे, तो वो आ जाएंगे नंबर ऑफ बैचेस। उस तरह से फिर R1 में बांटेंगे, यानी 11,20,000 डिवाइडेड बाय 28,000 इनटू 150। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट को बांटना है मटेरियल एक्विजिशन। मटेरियल एक्विजिशन से क्या मुराद होगी, ये भी समझ जाए। मटेरियल एक्विजिशन कहते हैं कि जो मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस को चाहिए होता है वो कहां रखा होता होगा? अब तो खत्म कर दिया मैंने ओवरहेड। स्टोर में। तो स्टोर से सामान लाना है तो वो तो कोई भी चोरी करके ले जाएगा, तो रिकॉर्ड रखने के लिए जो स्टोर मैनेजर होगा वो कहेगा कि जिसने सामान लेके जाना है वो पहले कागज पे लिख के दे कौन कितना सामान लेके जा रहा है। उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता होगा, बिजनेस फॉर्म बनाते होंगे, उसको स्टोर एक्विजिशन कहते हैं, मटेरियल एक्विजिशन कहते हैं। तो ये रिकॉर्ड रखा होता है कि स्टोर से जो भी जाएगा ना, ये इतना सामान दे दे इस्तेमाल करना है, तो स्टोर वाला कहेगा लिख के दो, तो वो जो लिख के दिया जाएगा स्टोर वाले को कि उसकी बेस पे वो सामान देगा, उसको मटेरियल रिक्विजिशन कहते हैं। तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट क्या होगी? मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, जाग रहे हैं? मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट क्या होगी? मटेरियल को उठा के स्टोर से प्रोसेस में लेके जाना, तो कितनी दफा लेके गए होंगे उस रेशो में बांटा है, तो इसलिए मटेरियल रिक्विजिशन। यार मैं कितने लोगों से बात कर रहा हूं, कुछ सुन समझ रहे हैं? एग्जांपल 2 बता रहा हूं मैं। इंस्पेक्शन कॉस्ट, इंस्पेक्शंस जितनी भी हुई होंगी, तो इंस्पेक्शन कितनी हुई पर बैच? एक। कितने बैचेस बने उतनी दफा इंस्पेक्शन हुई होगी, तो वो 150 बैचेस थे। तो इस तरह इन सब खर्चों को R1 में, इस R1 की चीजों की रेशो में बांटा। ये एग्जांपल 2 है। अच्छा, इसको ना एक और पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह देता हूं जो लोग जाग रहे हैं। पहले टेबल में 7.5 लाख रुपए
पहले टेबल की बात कर रहा हूं, किस चीज का खर्चा है? परचेजिंग कॉस्ट। और 15,000 क्या है? पूरे साल में नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। पर परचेज ऑर्डर निकालना हो तो 750,000 डिवाइडेड बाय, तो ये कितना आया? 50, 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 15,000। ये 50 रुपए क्या चीज है? परचेजिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नीचे वाले टेबल पे आए, इस महीने में 25 ऑर्डर हुए तो मल्टीप्लाई बाय 25। इसी तरह से दूसरी लाइन टेबल की 11,20,000, ये पूरी सेटिंग कॉस्ट है। बैच सेटअप कॉस्ट कहते हैं कि ये जब एक बैच प्रोडक्शन में जाने लगता है ना, इसकी मिसाल समझ लीजिए कि एक कढ़ाई के अंदर 10 समोसे एक साथ तलने हैं, तो वो जो कढ़ाई में समोसे तलने वाला है वही समोसे नहीं बनाएगा, समोसे बनाने वाले वर्कर्स अलग, तो वो उसको समोसे ट्रे में रख के लाके 10-10 समोसे एक वक्त में लाके देंगे, फिर वो एक कढ़ाई में डालेगा। तो वो जो अंदर बैठा समोसे तैयार करके प्लेट में रख रहा है वो बैच सेटअप कर रहा है। इसी तरह बिस्किट्स बनते होंगे ओवन में, तो एक एक बिस्किट करके बनता होगा, एक ट्रे होगी पूरी, उसमें एक वक्त में लेट्स से 100 बिस्किट्स रखें, तो वो जो उस ट्रे के अंदर 100 बिस्किट्स रखे उसका मटेरियल फिर वो ओवन के अंदर, तो ये पूरा एक बैच था, तो उस ट्रे को तैयार करने का खर्चा ये बैच सेटअप कॉस्ट होती है। तो ये सेटिंग अप कॉस्ट थी। पूरे साल में 11,20,000 डिवाइडेड बाय 28,000 कर दें तो ये क्या चीज होगी? सेटिंग कॉस्ट पर बैच। जुलाई के महीने में R1 के 150 बैचेस बने, मल्टीप्लाई बाय 150। तो इस तरह से R1 के पूरे महीने के खर्चे आ जाएंगे, लेकिन पूछा है पर यूनिट, तो फिर 15,000 यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो R1 की पर यूनिट कॉस्ट बन जाएगी। यार काफी सारी शक्लें देख के मुझे लग रहा है मैं टाइम जाया कर रहा हूं। ये सवाल किया है आप लोगों ने? किया सवाल आपने? ये नहीं, आपसे पीछे, ये पीछे ऐनक वाला किया सवाल? नहीं किया, ठीक है। समझ आ गई? आपने किया सवाल? ये सवाल किए तीनों? पहले 2 किए आपने है? नहीं हुए? ट्राई करने में क्या मुराद है? कोशिश की थी। चले, जिन्होंने भी जितनी भी कोशिश की थी एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 में बताइए मजीद जो पूछना है जी। ये जो परचेजिंग कॉस्ट है ना, ये वो नहीं है कि एक यूनिट कितने का मिलेगा, ये है कि सप्लायर को ऑर्डर पेज पे प्रिंट निकाल के कोरियर करना, फोन पे कांटेक्ट रखना, फिर सामान लेके आना, इन चीजों को परचेजिंग कॉस्ट कहते हैं। हाँ, एग्जांपल 2 में और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं पूछना। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 में किधर किधर जी, टोटल मशीन आवर्स निकालने के लिए, तो टोटल मशीन आवर बनेंगे। एग्जांपल 3, इनकम स्टेटमेंट बनानी है, प्रॉफिट स्टेटमेंट यानी इनकम स्टेटमेंट, यानी सेल्स में से सारे खर्चे माइनस करने हैं। तो तीनों प्रोडक्ट के अलग अलग सेल्स प्राइस भी दी हुई है, यूनिट्स भी दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्स निकलेंगी, प्राइम कॉस्ट भी दी हुई है, तो बाकी ओवरहेड माइनस कर लेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। और ओवरहेड प्रोडक्ट वाइज कैसे निकालने हैं, वो यही है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तीनों प्रोडक्ट्स में इन टोटल कॉस्ट ड्राइवर्स की रेशियो में बांटना है इसको। अब वो कैसे बांटना है, जैसे मशीन सर्विसेज बांटनी है मशीन आवर्स की रेशियो में, तो मशीन आवर तो पर यूनिट दिए हैं, उनको फिर टोटल बना लेंगे। इसी तरह असेंबली को बांटना है लेबर आवर की रेशियो में, तो टोटल लेबर आवर निकाल लेंगे, बाकी ऑलरेडी टोटल ही दी हुई है। और एग्जांपल 3 में आपने जो पूछना है पूछे। एग्जांपल 3 में और अगर किसी ने कुछ पूछना है, कोई पूछना चाहता है तो पूछें। हाँ जी, हाँ सेल, सेल्स की अमाउंट कह रहे हैं आप? अपोर्शनमेंट किसकी कर रहे हैं हम, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में या ओवरहेड वाले चैप्टर में? नहीं, हम क्या चीज अपोर्शन कर रहे हैं, क्या अपोर्शन कर रहे हैं हर प्रोडक्ट में? खाना बांट रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कौन सी कॉस्ट? ओवरहेड्स बांट रहे हैं, ओवरहेड्स। ओवरहेड वाले चैप्टर में और एक्टिविटी बेस्ड वाले चैप्टर में फर्क मेनली ये है कि वहां पर हम लोग सारे खर्चे पीडीज में बांटते थे और फिर हर पीडी का टोटल करने के बाद प्रोडक्ट ए और बी में बांटते थे, जबकि इस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में सारे ओवरहेड्स एक एक करके सब प्रोडक्ट एबीसीडी में बांट रहे हैं। ये दोनों अप्रोचेस का फर्क है, लेकिन ये दोनों अप्रोचेस बात क्या कर रही हैं? ओवरहेड्स बांटने की। तो इस सवाल में आपसे पूरी इनकम निकालने को कहा था, प्रॉफिट, तो सेल्स तो नहीं कोई बांटने की चीज, वो तो हर प्रोडक्ट के यूनिट्स दिए हुए हैं, सेल प्राइस दी हुई है। हाँ जी, इनकी रेशियो में अगर मतलब ये कस्टमर आर्डर एक सेल हो जाती है और सप्लायर आर्डर जो हमने परचेज की हुई है, ठीक है, तीन आगे मल्टीप्लाई कर दे जो हमने ओवरहेड निकाले और टर्न कॉस्ट 10 का तीन आगे मल्टीप्लाई कर दे। सर इससे आप
किस चीज को इनकी रेशो में बांटने का कह रहे हैं आप? हाँ मैं कह रहा हूँ जो बोलो बोलो। सर मैं कह रहा हूँ जो आप कस्टमर ऑर्डर है 4800, 4500, 6700। और जो उसके अलावा सर इसका बताओ क्या करूं? सेम प्राइस जो है उसे मल्टीप्लाई करें। ये यूनिट्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं। यूनिट्स तो वो हैं जो ऊपर बताए हुए हैं पहले ही टेबल के अंदर, 30,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स। ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स यूनिट्स हैं। ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या है? ऑर्डर है, मतलब कस्टमर ने कहा जी मुझे इतने यूनिट्स चाहिए तो एक ऑर्डर आ गया। कस्टमर जितनी दफा चीजें हमसे खरीदने आया वो कस्टमर ऑर्डर है। कितनी दफा कस्टमर ने हमें ऑर्डर दिए? एक कस्टमर आके 10 खमीरी मांग रहा है, एक कस्टमर आके 25 खमीरी मांग रहा है, तो ये 2 ऑर्डर्स थे। तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं है, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं। एग्जांपल 1 2 3 में और कोई सवाल? को पूछता ही नहीं यार कुछ। एग्जांपल 1 2 3 में कोई और सवाल? जी मैंने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जब लेक्चर लिखवाया था वो है नोटेड चीजें, वही बात रिपीट की है। मैंने उस वक्त भी बताया था कि जो हम चैप्टर ओवरहेड्स में जिन आइटम्स को बांट रहे होते थे उनको इस चैप्टर में कॉस्ट पूल कहेंगे, और वो जो टेबल में हम जिस बेसिस पे बांट रहे होते थे उसको कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। एग्जांपल 1 2 3 में और कोई सवाल? आपने किया सवाल? वो व्हाइट शर्ट है, पहले तो किया सच्ची सच्ची। एग्जांपल 1 2 3 में और कोई सवाल? सर जो नंबर 2 सीरीज में प्रोडक्ट तो मल्टीपल थे, और सर सिर्फ बांटा एक हुई है। और सर किस तरह हो सकता है क्वेश्चन में कि एक ही प्रोडक्ट की करनी हो और प्रोडक्ट्स मल्टीपल हो सकता है। एग्जांपल 1 2 3, एग्जांपल 1 2 3, एग्जांपल 1 2 3। पिछली क्लास में मैंने डबल एंट्रीज बताई थी और एक खुद से बना के मिसाल उससे बताई थी। ग्रुप बोनस का एक सवाल होमवर्क कराइए, ग्रुप बोनस का एक सवाल होमवर्क कराइए। कल फिर मैं डिसीजन मेकिंग का एक सवाल करा कर ना बस चैप्टर क्लोज कर दूंगा। आप कराइए। पहले बता रहा हूं ये जो मैंने पीडीएफ फाइल दी हुई है इसमें से क्वेश्चन 4 जी लेबर वाले में से क्वेश्चन 4 जो कि है ऑटम 2005 अटेम्प्ट का। हाँ जी लेबर का एक सवाल होमवर्क बता रहा हूं। पहले बता रहा हूं अपनी पीडीएफ फाइल में से क्वेश्चन नंबर 4 एबीसी वाला ऑटम 2005 अटेम्प्ट है ये। फिर जिनके पास पैक की बुक है उसमें से देखना चाहते हैं तो उसमें ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 है, शायद पेज 99 पे देखें, पेज 99। हाँ जी पैक की बुक में पेज 99 प्रैक्टिस क्वेश्चन 3। और जिनके पास कोई और बुक हो उसमें पता नहीं इतना पुराना सवाल होगा कि नहीं होगा, नहीं है ना। ये सवाल होमवर्क है। अच्छा सिर्फ एक सवाल होमवर्क दिल को अजीब अजीब सा लग रहा है, कुछ कमी लग रही है जिंदगी में। एक और करते हैं, एक और। कर दे ये मेरी पीडीएफ फाइल में क्वेश्चन 5 छोटा सा आसान सा सवाल है। 2 सवाल दिए हैं पीडीएफ फाइल में, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। ये जो क्वेश्चन 5 है पैक की बुक में होगा लेकिन ना वो तोड़ के किया हुआ एग्जांपल बना के तो वहां से चले रहने दें। ये इन्हीं पीडीएफ फाइल में से क्वेश्चन नंबर 5 दोनों पार्ट भी दोनों 4 और 5 के दोनों पार्ट्स। ये जो पार्ट ए है ऐसा ही सवाल पहले भी आप लोग कर चुके हैं, बिल्कुल वही है बस नाम बदले हुए हैं। एलएमएन वर्कर्स का सवाल किया था। अगर किसी का ना दिल करे सवाल करने का तो कोई बात नहीं, अगली टेप में सही। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 अभी एक सवाल करा रहा हूं जर्नल एंट्रीज का ही, और एक पॉइंट इसमें एक एक्स्ट्रा बात टेस्ट हुई है, उसके अलावा बाकी होना चाहिए आपसे। मैं कराता हूं, चले बहरहाल बोर्ड पे बताता हूं लोकेशन सवाल की। जो आपको पीडीएफ फाइल दी हुई है उसी में अगर देखना चाहें तो उनमें क्वेश्चन 6 है पाक एयर, पकैर कह रहे हैं चलें इसको, पकैर। और जिनके पास पैक की बुक है उसमें ये
क्लास वर्क 3 होगा शायद, और जिनके पास वैसे कोई पास्ट पेपर्स की बुक है उसमें ऑटम 2010 का क्वेश्चन 7। बैक की बुक में पेज 95 पे क्लास वर्क 3, बैक की बुक में पेज 95 क्लास वर्क 3 जो पास्ट पेपर से देखा करते हैं उसमें ऑटम 2010 अटेम्प्ट का क्वेश्चन 7 है। और जिनके पास ये वाली कोई बुक है, इसमें ये इस चैप्टर में नहीं है, इसमें है ये सेवेंटी फाइव पे किसी भी तरह पहुंच जाए सवाल तक। पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे सवाल, पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। पाक एयर लिमिटेड के नाम से सवाल है। पाक एयर लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स स्पेशल टूल्स, है जी, पकैर 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 कहां 6 है? मैं दोबारा लोकेशन बताता हूं, बहुत मुश्किल हो गई है। जो इस पीडीएफ फाइल में देख रहे हैं जो मैंने ग्रुप में शेयर की थी, अगर उसमें देखना है तो उसमें क्वेश्चन 6 था। पैक की बुक में देखना है तो उसमें पेज 95 पे क्लास वर्क 3 है। पास्ट पेपर्स में देखना है तो ऑटम 2010 अटेम्प्ट का, ऑटम मतलब सितंबर अटेम्प्ट का क्वेश्चन 7 है। बस बताई दी सारी लोकेशन, पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। एक पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा है, वो सीफैप का कॉन्सेप्ट है, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रीसेंट अटेम्प्ट में भी पुराने सवाल अमेंड करके आ जाते होते हैं, तो इसलिए इसको छोड़ना नहीं चाहिए। जी, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और सवाल पढ़ लिया होगा। अप्रैल के महीने का डाटा दिया हुआ है और उस सारे डाटा की एंट्रीज करनी है। डिसबर्समेंट्स का मतलब होता है पेमेंट्स करना। ये जो रिक्वायरमेंट में लिखा है ना डिसबर्समेंट्स, इसका मतलब पेमेंट्स करना है। तो अप्रैल के मंथ की सारी ट्रांजैक्शंस हैं और उनकी करनी है एंट्रीज। कैसे पता? लेबर का सवाल है, सारी चीजें वही उसी के अंदर में एंट्रीज करनी है। अच्छा, कल जो मैंने एंट्री कराते हुए 5 लाख बताया था, वो मैंने आपको टोटल खुद बता दिया था। अदरवाइज वो कैलकुलेट किया जा सकता है, जिसमें बेसिक वेजेस, ओवर टाइम, बोनस, यानी ये वो ग्रैंड टोटल है जो टोटल लेबर कॉस्ट होती है, उसकी फिर आगे एंट्रीज की थी। तो इसमें आपको वो कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। और ये 4 डिपार्टमेंट्स बताए हुए, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है? ये 4 डिपार्टमेंट्स की क्या, जो मैंने फाइल दी हुई है उसमें मैंने खुद लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर, वरना असल में नहीं लिखा हुआ। जो मैंने फाइल दी थी मैंने चारों डिपार्टमेंट्स के साथ खुद लिखा हुआ ब्रैकेट में, प्रोडक्शन और सर्विस, वरना असल सवाल में नहीं लिखा हुआ था। क्यों दिए मैं 4 डिपार्टमेंट, क्या काम है इनका? क्योंकि हमने जब शॉपर खोल के डेबिट करना होता है तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट और एफओएच कंट्रोल डेबिट, वो जो पेरोल चार्ज करने की एंट्री बताई थी, पहले तो वेजेस कंट्रोल डेबिट ना, फिर उसके बाद उससे निकाल के दोनों अलग अलग डेबिट। तो वो जो दोनों अलग अलग डेबिट हैं वो हमें पता तो चले कि डायरेक्ट लेबर है कि इनडायरेक्ट लेबर है। तो जो पीडीज हैं उनकी लेबर कॉस्ट डायरेक्ट लेबर, और जो एसडीज हैं, तो इसलिए ये चारों डिपार्टमेंट्स बताए हुए हैं। और सवाल में तो नहीं बताया था असल में कि पीडी कौन सा है, लेकिन नामों से अंदाजा लगा लेते हैं। मशीनिंग पीडी है, असेंबलिंग पीडी है, टूल्स रूम ये एसडी है, और वेयर हाउस ये भी एसडी है। तो 2 पीडीज हैं, 2 एसडीज हैं। तो एंट्रीज होंगी बाद में, पहले हम इनकी टोटल सैलरीज तो कैलकुलेट कर लें। तो एंट्रीज की जगह छोड़ के वर्किंग 1, ये मैं कर रहा हूं ऑटम 10। मैं चारों डिपार्टमेंट्स की ना टोटल सैलरीज वेजेस कैलकुलेट कर रहा हूं। मशीनिंग है, असेंबली है, टूल रूम है और वेयर हाउस है। और टोटल इसलिए क्योंकि एंट्री तो टोटल अमाउंट से करनी है, और रुपीज, मिलियन, थाउजेंड, थाउजेंड्स। ये मैं वर्किंग किस बात की कर रहा हूं, क्या कर रहे हैं हम? जो टोटल वेजेस कंट्रोल डेबिट करना है
वो टोटल सैलरीज वेजेस की अमाउंट से करना है, तो वो सैलरीज वेजेस की टोटल एक बार अमाउंट निकाल लें, उसके बाद वो डेबिट होगा। क्या क्या गिवन है? हाँ जी, ग्रॉस सैलरीज गिवन है कितनी? 1000, 400, 25, 75, 1500। ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है इधर? ये क्या, किस बात की वर्किंग कर रहा हूं मैं? डबल एंट्री करनी है तो वेजेस कंट्रोल डेबिट करना है टोटल अमाउंट से, तो टोटल सैलरी वेजेस कैलकुलेट कर रहा हूं, और डिपार्टमेंट अलग अलग क्यों? क्योंकि इन दोनों का डेबिट वर्क इन प्रोसेस में और इन दोनों का डेबिट एफओएच कंट्रोल में, इसलिए डिपार्टमेंट वाइज। कल जो मैंने सवाल में खुद 5 लाख रुपया दिया था ना, अब इसमें वो 5 लाख नहीं दिया हुआ, वो 5 लाख बनाना पड़ रहा है। और क्या क्या है? ओवर टाइम कितना? 75, 45, 15, 135। और क्या क्या सैलरीज वेजेस हैं, वो भी ऐड कर दूं उसमें? ऐड कर दूं, इनकम टैक्स में ऐड कर दूं? वो तो डिडक्शन है ना, इनकम टैक्स तो डिडक्ट होना है। सैलरी की जो टोटल अमाउंट बनेगी उसका जब क्रेडिट करने लगेंगे तो वो इनकम टैक्स डिडक्ट होकर विदहोल्डिंग टैक्स पेबल आना है, वो इसलिए दिया हुआ है। क्यों नहीं ऐड करना इनकम टैक्स? अच्छा, अगर सवाल में ये जो ग्रॉस सैलरी दी हुई है इनके साथ नेट लिखा होता तो इसका मतलब उन्होंने टैक्स काट के दिया हुआ फिर ऐड करते, लेकिन ग्रॉस सैलरीज है। और क्या क्या एक्सपेंस है सवाल में? अच्छा, ये जो पॉइंट 1 में लिखा हुआ है ना, ये एक एक्स्ट्रा चीज है, ये सीफे 1 लेवल की चीज है। आप जब बड़े हो जाएंगे थोड़े से और तो IAS 19 एक पढ़ेंगे, उसका कॉन्सेप्ट था, ये समझा देता हूं बहरहाल। पॉइंट 2, बोनस। अच्छा, बोनस ये वो टाइम सेव करके नहीं, उसने खुद ही बता दिया बोनस। एनुअल बोनस से क्या मुराद है? साल में एक दफा बोनस मिलेगा। अगर किसी की सैलरी 100 है, मंथली सैलरी, तो उसको साल में 12 सैलरीज तो मिलनी है। एक एक्स्ट्रा सैलरी है जो बोनस मिलना है, यानी जो एक महीने की सैलरी है ना, वो एक्स्ट्रा बोनस के नाम से मिलनी है। अब ये पूरे साल में एक दफा मिलनी है ना। कंपनी की पॉलिसी है कि वो जो इसकी एंट्री करते, एक्सपेंस डेबिट, बोनस पेएबल क्रेडिट, वो हर महीने तोड़ तोड़ के करते हैं। ये लास्ट पॉइंट की अंग्रेजी का मतलब है। कंपनी की पॉलिसी है कि वो इस बोनस को एक्रू करते हैं। एक्रू करना, जो लोग अभी जीरो से अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं उनको ये बात अभी नहीं शायद समझ आएगी, मैं बता रहा हूं बहरहाल, कि एक्रू करने का मतलब है एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट करना। एक्रू करने का मतलब होता है कि भी पैसे नहीं दिए तो एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। तो लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि कंपनी की पॉलिसी है कि बोनस देना तो साल में है, जून में, और ये पूरे साल में एक दफा बोनस देना है, लेकिन हर महीने थोड़ा थोड़ा करके बोनस एक्सपेंस डेबिट, बोनस पेएबल क्रेडिट, बल्कि बोनस एक्सपेंस क्या, ये वेजेस कंट्रोल डेबिट और बोनस पेएबल क्रेडिट। हर महीने से क्या मुराद है? 100 रुपए हर महीना, 100 रुपए तो साल में एक दफा देना है, तो हर महीने कैसे? इसके 12 टुकड़े कर लेते हैं। तो बोनस दिया जाता है एनुअल सैलरी, एनुअल बोनस दिया जाता है एक सैलरी, तो वो एक सैलरी है जो ऊपर लिखी हुई है। तो हम पेपर मार्कर को बता देंगे कि जो तुमने सैलरी दी हुई है, जो हमने ऊपर लिखी है, डिवाइडेड बाय 12, डिवाइड बाय 12। क्योंकि हम ये सारी कैलकुलेशन कितने अरसे की कर रहे हैं? एक महीना ना, अप्रैल का मंथ है, सारा डाटा अप्रैल का है, तो हमने एक अप्रैल के महीने की सारी कैलकुलेशन करनी है। तो बांटना साल में एक दफा बोनस है, लेकिन उसको हर महीने थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस बनाना है, तो इसलिए 12 से डिवाइड। कितना बना? 83.33, डबल 3.33, 2.08, 6.25, 125. 124. 3, 3, 6 और 8। हाँ ठीक है जी, ठीक है। और 0.3 है, ये नहीं समझ आया क्या किया, ये भी समझ नहीं आया, तो मैंने हर एक को 12 से डिवाइड किया है। हर डिपार्टमेंट की मंथली सैलरी लिखी हुई है ऊपर, तो उसको डिवाइड किया तो उस डिपार्टमेंट का बोनस आ गया। हाँ भाई, बोनस 0.3, हाँ जी कर सकते हैं राउंड ऑफ, बस ऐसी 2 डेसिमल लिखिए तो लिखिए, कर लेना राउंड ऑफ। पॉइंट नंबर 3, प्रोविडेंट फंड 8.33% ऑफ द मंथली सैलरी। किसका 8.33? इसका क्या, इन दोनों का? सैलरी का। तो 8.33% एम्प्लॉयर ने भी अपनी जेब से कंट्रीब्यूट करना है और एम्प्लॉय की जेब से भी कटना है। तो इसमें एम्प्लॉयर वाला भी ऐड कर दूं, एम्प्लॉय वाला भी। एम्प्लॉय वाला उसमें ऑलरेडी है, एम्प्लॉयर की जेब से एक्स्ट्रा ये एक्सपेंस है, तो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन कितनी? सैलरी का 8.33%।
हर डिपार्टमेंट की सैलरी का 8.33%, कितना 83.3, 33.32, 2.08, 6 पॉइंट, यार कुछ जाग भी रहे हैं, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ, क्या हो रहा है इधर? सैलरी वेजेस की टोटल वर्किंग कर रहे हैं, टोटल अमाउंट निकलेगी तो वेजेस कंट्रोल डेबिट की अमाउंट मिलेगी। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं ऐड करना, क्यों? वो इसकी सैलरी में से कटता है, एम्प्लॉय की सैलरी में से एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन कटती है, वो तो इसमें ऑलरेडी है, पेमेंट करते हुए इसमें से कटेगा, ये एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस है ना। 0.4 ये समझाता हूं मैं। 0.5 एडवांस दिया, एडवांस पे करने वाली एंट्री, और एडवांस एडजस्ट किया, ये वो पेरोल रिकॉर्ड करने वाली एंट्री। और 0.6 ठीक, 0.1 समझाता हूं, 0.1 समझाता हूं जी। उससे पहले ये बाकी 4 लाइनें देख लें, इनमें से किसी में कोई तकलीफ है तो बताएं। नींद आने के अलावा और कोई मसला? पॉइंट 1 समझे, पेड लीव्स क्या होती होंगी? पेड लीव्स, छुट्टी मनाने के लिए पैसे देते होंगे कि ये लो छुट्टी करो, ये लो पैसे। देखें, एम्प्लॉइज को ना सब सैलरी मिलती है और वो कोई दिन छुट्टी कर रहे होते हैं तो उसकी तनख्वाह में से वो पैसे कटते हैं। पेड लीव का मतलब है कि छुट्टी कर भी लेगा फिर भी पैसे नहीं कटेंगे, तो है लीव लेकिन पेड है, पैसे मिल रहे हैं, इनको पेड लीव कहते हैं। और अगर छुट्टी ना करे तो हाँ जी, तो इसकी खैर आगे लंबी डिटेल है, लेकिन आपने चूंकि टैक्स में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है इसलिए शायद कॉस्ट में इन्होंने पूछ लिया, अदरवाइज IAS 19 का कॉन्सेप्ट है शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स का, वो आप IAS 19 पढ़ेंगे C5 1 में तो पता चलेगा। इस हद तक टेस्ट इसलिए हो गया होगा शायद कि टैक्स में लोगों ने पढ़ा होता है। लीव इनकैशमेंट पढ़ी है कहीं? क्या होती है लीव इनकैशमेंट? हाँ जी, छुट्टियां मिली होती हैं, इस्तेमाल करके पैसे मिल जाते हैं। हाँ, लीव इनकैशमेंट होती है, लीव इनकैशमेंट होती है कि छुट्टियां अलाउड थी, नहीं की, काम कर लिया तो एक तरह से ज्यादा काम ही किया ना, तो उसके फिर पैसे मिलते हैं, इसको लीव इनकैशमेंट कहते हैं। अब इसकी अकाउंटिंग ऐसे होती है कि कंपनी ना बेस्ट अंदाजा लगाती है कि पूरे साल में इन लोगों को 35 छुट्टियां अलाउ तो की नहीं है, लेकिन इन्होंने करनी वरनी कोई नहीं है। स्टूडेंट होता है ना, स्टूडेंट छुट्टी करता है शौक से, ऑफिस में लोग शौक से छुट्टी नहीं करते क्योंकि वो कहेंगे घर बैठेंगे लड़ाई होगी, तो वो ऑफिस की बिजली इस्तेमाल करेंगे, एसी में बैठेंगे आराम से, इंटरनेट यूज करेंगे, तो इसलिए लोग छुट्टियां नहीं कर रहे होते। और चले इसमें डेफिनेटली इंसेंटिव भी होता है कि छुट्टी नहीं करेंगे, काम कर लेंगे तो पैसा मिल जाएगा, तो इसलिए ऑफिस में मोस्टली लोग छुट्टी नहीं कर रहे होते। तो कंपनी ने, नहीं मैं तो जिम्मेदारी समझ के आपको, लोगों ने छुट्टी नहीं करनी, ये ऑफिस ने अंदाजा लगा लिया, उन्होंने महीने के शुरू में, साल के शुरू में अंदाजा लगाया कि लोग नहीं करेंगे छुट्टी। अच्छा, छुट्टी नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? तो उनको पैसे देने पड़ जाएंगे। तो इसके लिए लास्ट पॉइंट, कंपनी की पॉलिसी है कि वो इन छुट्टियों के पैसों को हर महीने एक्रू करते हैं। तो हर महीने क्या करते होंगे? एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट। क्यों पेबल क्रेडिट? क्योंकि उनको पैसे देने पड़ जाएंगे, छुट्टी वो करेंगे ही नहीं, और अगर उन्होंने कल को वाकई छुट्टी नहीं की और पैसे ले लिए तो पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट, और अगर छुट्टी कर ली तो फिर रिवर्स कर देंगे, यानी पेबल डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट। ये इसकी अकाउंटिंग है, पॉइंट नंबर 6 जो कहना चाह रहा है। नहीं, हर महीने कर रहे होंगे, नहीं, एंड ऑफ मंथ, उस महीने के एंड पे आके एंट्री कर रहे होंगे, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है कि वो मंथली बेसिस पे एक्रू करती है इसको। तो महीना एंड होगा और उस महीने में लोगों ने छुट्टियां नहीं की, तो उम्मीद होगी कि आगे भी वो नहीं करेंगे, तो फिर ये पैसे ले जाएंगे, तो एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट। और अगर कल को वाकई छुट्टियां नहीं की और पैसे ले गए तो पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट, और अगर छुट्टी कर गए तो पेबल डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है, ये इसकी अकाउंटिंग होती है। तो पूरे साल में कितनी छुट्टियां अलाउड है? 35, साल में 35। इसका आंसर क्या बना? पर डे। ये ऊपर सैलरीज है, कितने अरसे की है? 1 महीने की, नहीं 1 महीने की है ना, अप्रैल का डाटा सारा, तो डिवाइडेड बाय 30, तो 1 दिन, ये क्या हुआ? टोटल 35 दिन। 1 महीने की सैलरी डिवाइडेड बाय 30, 1 दिन की सैलरी इंटू 35, तो इन 35 दिन के टोटल पैसे हैं जो उसको पैसे देने पड़ जाएंगे, क्योंकि छुट्टी तो करेगा नहीं। लेकिन ये तो साल में एक दफा की बात है, हमने हर महीने इसके टुकड़े करके रिकॉर्ड करने हैं, तो डिवाइडेड बाय 12 जी, दिस इनटू दिस डिवाइड बाय दिस डिवाइड बाय 12.222।
38 पॉइंट है 0.43 7.83 ये हो गए सारे एक्सपेंसेस ऐड। अब इसको ऐड करेंगे तो ये वो चीज बनेगी जो मैंने कल 5,50,000 बनाया था। कितना बना 133 8.85 545 पॉइंट है 545 पॉइंट 52 पॉइंट 1 ये गलत है 36.59 ये भी गलत है, ये भी गलत है 109.79 2030.77। अच्छा जो फिगर सामने बोर्ड पे लिखी हो ना उसका टोटल करके बताया करें। अगर सोल्यूशन से देख के बताते ना तो उसमें अगर 2-4 डिजिट का फर्क हो तो वो जो बच्चे मासूम लोग सिर्फ इसको देख के नोट कर रहे हैं और वो घर जाके टोटल करेंगे तो उनको लगेगा कि हम तो टोटल करने के काबिल भी नहीं है। वो इसी पे परेशान होंगे कि उनका आंसर कुछ और आ रहा है, यहाँ कुछ और लिखा हुआ है, तो इनको ऐड करके बताया करें। अच्छा इसका टोटल बताइए इसका। डबल 84.39 इनका बताए 146.38। इस वर्किंग को करिए नोट और इसमें जो पूछना है पूछिए, फिर मैं एंट्री यहां करता हूं। आखिरी क्या 1 महीने की सैलरी डिवाइडेड बाय 30, 1 दिन की सैलरी इनटू 35, 35 दिन की सैलरी। तो पूरे साल में उन लोगों को 35 दिन की छुट्टियां अलाउ की हैं। हमारा अंदाजा है कि वो नहीं करेंगे छुट्टियां तो उनको पैसे देने पड़ जाएंगे, तो इतने टोटल पैसे उनको साल में देने पड़ेंगे बोनस की तरह। तो हम उसको फिर पर मंथ कर रहे हैं। क्या एक्रू का मतलब है कि एक्सपेंस हो गया, अभी पैसे नहीं दिए तो एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट। चलिए साइड पे एंट्रीज। डेट्स तो कोई है नहीं तो बस तरतीब से जैसे एंट्रीज बताई थी जो जो कुछ है उसमें इसकी एंट्रीज कर देते हैं। एडवांस दिया एम्प्लॉइज को कितना जी, एडवांस टू एम्प्लॉइज डेबिट, एडवांस टू एम्प्लॉइज डेबिट और क्रेडिट कैश। जबरदस्त शाबाश, हाँ जी कैश कमाल हो गया। कितना 17। और अगला काम पेरोल को रिकॉर्ड करना। कल जो 4 बताई थी वही कर रहा हूं मैं। क्या डेबिट, ये सारी सैलरीज वगैरह को पेरोल कहते हैं। हाँ जी पहले वेजेस कंट्रोल नामी शॉपर डेबिट होना है, पहले सारा एक्सपेंसेस शॉपर में रखा हुआ है, फिर खोलना अगली एंट्री में शॉपर को। कितने से 2030 पॉइंट। अभी तो टोटल सारा इसमें डेबिट करेंगे, फिर अगली एंट्री में इसको तोड़ के वेजेस कंट्रोल वो वर्क इन प्रोसेस और एफओएच में जाना है। पिछली क्लास में मैंने आपको 4 एंट्रीज लिखवाई थी तो उनमें से मैंने दूसरी की है जिसमें सारे सैलरीज वेजेस टोटल एक्सपेंस वेजेस कंट्रोल में डेबिट। क्रेडिट कहां कहां क्या क्या, जितना टैक्स गवर्नमेंट को देना है WHD पेएबल कितना देना है गवर्नमेंट को, सवाल के पहले टेबल में दिया हुआ है ऐड करके। और क्या कटना है इसमें से, वो जो प्रोविडेंट फंड को जाना है पेएबल टू प्रोविडेंट फंड कितना
124.95 into 2, ये डबल हो जाएगा। क्यों? ये तो सिर्फ एम्प्लॉयर वाला हिस्सा है, इसमें से और कट के भी वहां जाना है। 249.9 नहीं, पेएबल टू प्रोविडेंट फंड। मैंने ना सैटरडे को एक क्लास पढ़ाई थी, उसमें 4 एंट्रीज दिखाई थी, तो उनमें से जो प्रोविडेंट फंड को पेएबल करना है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों की कंट्रीब्यूशन पेएबल बनाई, ये वो किया है। और क्या डिडक्शन होनी, और एडवांस एडजस्ट होना है कितना, 28, वो 1000 में हम लिख रहे हैं ऑलरेडी। और क्या, अच्छा आप देखें, नहीं अभी ठहरे, ये एक्सपेंस डेबिट, इनका पेएबल क्रेडिट, ये पैसे इनको अभी नहीं देने हैं, ये तो 0.6 की वजह से हमने महीने महीने के एंड पे इनको डालना शुरू कर दिया। तो बोनस के लिए एक पेएबल, उसको एक्रूड बोनस कह लेते हैं, कितने से 124.99, और ये जो पेड लीव्स हैं इनका पेएबल, एक्रूड इनका पेएबल है जी, इनका पेएबल नहीं जाग रहे, नहीं ये नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही ना। ये क्या किया क्रेडिट, वो जो मैंने भी बोनस और पेड लीव वाली बात समझाई थी, ये उनका पेएबल बनाया है, हम मंथली उसको पेएबल बना रहे हैं, ये वो पेएबल किया है। ये कितना 145.83, बाकी अब एम्प्लॉइज को दे देंगे, पेएबल टू एम्प्लॉइज, इसका बैलेंस कर ले 1442.05, ये हो गया पेरोल रिकॉर्ड। जी जी हाँ, डेबिट क्यों होना चाहिए, तो कैश किधर आया है, एडवांस रिकवर्ड का मतलब है इनको पैसे देते हुए इनके पैसों में से काट रहे हैं। जब एडवांस दिया था तो एडवांस टू एम्प्लॉइज नामी एक एसेट डेबिट किया था, अब हमने इनकी तनख्वाहों से इसको एडजस्ट कर लिया, ये मतलब है एडवांस रिकवर होने का। एम्प्लॉइज को एडवांस दिया तो एडवांस टू एम्प्लॉइज डेबिट क्यों किया है, ये डेबिट क्यों किया है, तो दिया था तो डेबिट कर लिया। ये एम्प्लॉइज को एडवांस दिया, ये हमारा एक एसेट है, रिकवर करना है कल को, तो ये एसेट बढ़ गया था डेबिट, अब सैलरी बनाते हुए उसमें से ये एडजस्ट कर लिया, तो वो जो एडवांस डेबिट किया हुआ था अब एडजस्ट कर लिया, तो क्रेडिट, ये मतलब है एडवांस रिकवर्ड का। एम्प्लॉइज को एडवांस दिया था, उसकी रिकवरी का मतलब है कि उनकी तनख्वाह में से कट गया। अच्छा चलें, अगर वो एक बच्चे को कंफ्यूजन हो रही है, बाकी लोग भी सुने, एडवांस रिकवर्ड का तो मतलब नहीं कि कैश मिला है, चलो ठीक है ले लेते हैं कैश मिला है, क्या एंट्री करें, कैश डेबिट, एडवांस टू एम्प्लॉइज क्रेडिट, तो एडवांस टू एम्प्लॉइज तो क्रेडिट ही होगा ना, क्योंकि वो रिसीवेबल बनाया था, वो पैसे मिल गए तो कम हो गया। तीसरा काम, ये जो इधर शॉपर में वेजेस कंट्रोल रखा है इसको खोल देंगे, और इसमें से जो डायरेक्ट लोगों का टोटल बनता है वो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, और जो इनडायरेक्ट लोगों का बनता है एफओएच कंट्रोल, और वो है जिसको यहां तोड़ा था 188.4.39 और एफओएच में 146.38, और ये शॉपर क्रेडिट। फिर पेमेंट्स कर देते हैं, क्या क्या पे कर दें, ये विदहोल्डिंग टैक्स पेएबल, ये भी डेबिट 40। हाँ जी पूछना है कुछ तो पूछे नीचे रूम से, पेएबल टू प्रोविडेंट फंड, जी बेटा पूछना है कुछ नीचे वाले रूम से किसी ने, और क्या पेएबल, ये अभी पे कर दें, नहीं ये तो जून में जाके पे करेंगे, ये एम्प्लॉइज को पे कर देते हैं। पूछो ना यार कि वैसी लाइटिंग कौन करके खेल रहे हो, पूछें। वो तो जून में देना है जाके, हैं पे जून में करेंगे,
अभी तो एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट किया। एक्रूड बोनस का मतलब है बोनस पेएबल। पे करेंगे तो पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट कर लेंगे। आपने भी जीरो से अकाउंटिंग पढ़नी शुरू किया ना, है ना? गुड्स खरीदते हैं क्या एंट्री करते हैं? वैसे तो कॉस्ट में भी पढ़ाई दिया है, उधार पे खरीदी है, उधार पे खरीदी है, क्या एंट्री होगी? हाँ जी ना यार, गुड जिंदगी में डेबिट किए आज तक मैंने कभी बोर्ड पे। जी शुक्रिया। इन्वेंटरी डेबिट और उधार पे खरीदी है, पेएबल क्रेडिट। तो अभी पे नहीं किया ना पेएबल, और जब पे करेंगे तो पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। तो इसी तरह अभी हमने बोनस को एक्सपेंस बनाया है और बोनस का पेएबल क्रेडिट किया है। जून में करेंगे पे तो कर देंगे पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। अभी ये नहीं हुआ पे, अभी ये तीन चीजें पे हो रही हैं। गवर्नमेंट को टैक्स जमा करा रहे हैं, प्रोविडेंट फंड के डब्बे में पैसे डाल रहे हैं, और एम्प्लॉइज को पैसे दे रहे हैं। और क्रेडिट कमाल हो गया, शाबाश। कैसे कर लेते हैं यार ये कैश क्रेडिट, जबरदस्त। 1731.5 क्या चीज? हाँ, जून में देंगे ना, लिखा तो है जून में देंगे। एनुअल बोनस मैंने तो नहीं कहा अभी क्लास खत्म हो गई, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी सवाल चल रहा है। पिक्चर भी बाकी मेरे दोस्त, अभी चल रहा है काम। ये 4 एंट्रीज हुई हैं अभी। पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 4 लीव्स अवेल की हैं। अच्छा, ये जो लीव्स अवेल की है इसमें दो मतलब हो सकते हैं। वैसे जो आईकैप के सोल्यूशन में किया हुआ है मैं इससे इख्तलाफ कर रहा हूं, मुझे ज्यादा मतलब दूसरा लग रहा है जो बताने लगा। क्या मतलब लीव्स अवेल की हैं? छुट्टी कर ली है कि पैसे ले लिए आके? लीव्स अवेल कर ली, छुट्टी कर ली है। आईकैप के सोल्यूशन में इसको पेमेंट लिया हुआ है कि जैसे उन्होंने लीव इनकैशमेंट करवा ली, तो ये मुझे नहीं मुनासिब लग रहा। छुट्टी अवेल कर ली मतलब छुट्टी कर ली, तो जब छुट्टी कर ली तो क्या एंट्री करें फिर? एम्प्लॉइज ने जब छुट्टी कर ली, एम्प्लॉइज ने, स्टूडेंट्स नहीं, एम्प्लॉइज ने, तो वो जो एक्सपेंस और पेबल बनाया था वो रिवर्स कर देंगे। तो छुट्टियां अवेल कर ली, लीव्स अवेल्ड, क्या डेबिट? ये जो इधर पेबल बनाया था तो इनका एक्रूड पेड लीव्स डेबिट कितनी बताई हुई है? 85। और क्रेडिट क्या करना है? कैश क्रेडिट। लीव्स अवेल्ड का अगर किसी ने ये मतलब लेना है कि कैश दे दिया तो कैश क्रेडिट, और ज्यादा बेहतर मतलब यही लग रहा है कि उन्होंने छुट्टियां कर ली तो ये पेबल डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। कौन सा एक्सपेंस क्रेडिट बताएं किधर क्या? हाँ जी, अरे वो तो पेबल बनाया मैंने भाई, एक्सपेंस कौन सा? वेजेस कंट्रोल तो शॉपर खोल के खत्म कर दिया। अरे वो तो लायबिलिटी है ना, एक्रूड पेड लीव्स, वो डेबिट कर दिया। अब एक्सपेंस क्रेडिट करना है। कौन सा एक्सपेंस? किधर है लीव एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ? कहां है, कहां लिखा लीव एक्सपेंस? ये अभी किया ना, बताएं कहां किया है? ओए 4 बज गए। जब इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है तो क्या एंट्री की है? वेजेस कंट्रोल डेबिट इसके अंदर शामिल है ना, इस 20-30 के अंदर ये शामिल है। तो वेजेस कंट्रोल डेबिट और ये, और अब रिवर्स करना है तो वेजेस कंट्रोल तो रहा ही नहीं, वो यहां आ गया हुआ है। तो इन दोनों को क्रेडिट, क्योंकि ये नहीं पता ना किस डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो इन दोनों को क्रेडिट। कितने से? दोनों को 85 से कर दूं? हाँ जी, आधा कर दूं? अपोर्शन कर लेते हैं, इस रेशो में बांट लेते हैं, इन दोनों की रेशो में बांट लेते हैं। स्लैश लगा के वो भी ठीक है, बिल्कुल ये भी ठीक है। लो जी, और आसान काम कर लेते हैं। केस में वो देख ले खुद ही जहां जा कर रहा है, क्योंकि हमें डिटेल नहीं पता ना कौन से डिपार्टमेंट के लोग। तो ये एंट्री है आईकैप के सोल्यूशन में, यहाँ कैश है लेकिन मैं एग्री नहीं कर रहा, अवेल का मतलब छुट्टियां करना है, तो ये एक्सपेंस क्रेडिट। क्या हुआ? चले ठीक है, अल्लाह हाफिज।